गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस गंगोरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बीए बीएड सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रियात्मक परिकल्पना का महत्व, न्यायादर्श, न्यायाधीश की परिभाषा, न्यायाधीश के उद्देश्य, न्यायाधीश की आवश्यकता, एक अच्छे न्यायाधीश की विशेषता, न्यायाधीश विधि, न्यायाधीश चयन की विधियां, संभाव्य न्यायाधीश और असंभाव्य न्यायाधीश। उसके बाद हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार। व्यक्तिगत शिक्षक, इसके 4 प्रकारों में बांटा है: व्यक्तिगत शिक्षक अनुसंधान, सहयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान, विद्यालय आधारित क्रियात्मक अनुसंधान और जिला क्रियात्मक अनुसंधान। उसके बाद हम बात करेंगे तो क्रियात्मक परिकल्पना का महत्व क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। क्रियात्मक परिकल्पना से अनुसंधान की दिशा निर्धारित हो जाती है, यानी कि क्रियात्मक परिकल्पना हो जाती है तो किसी भी क्रियात्मक अनुसंधान की एक दिशा निर्धारित हो जाती है। इसके बिना क्रियात्मक अनुसंधान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी कि क्रियात्मक परिकल्पना के बिना क्रियात्मक अनुसंधान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि परिकल्पना ही होती है। क्योंकि आज अगर कोई भी कार्य करना है तो एक परिकल्पना होनी, एक कल्पना होनी चाहिए हमारे मस्तिष्क में, और उस कल्पना का वास्तविक स्वरूप उसको क्रियान्वयन में लाने के बाद ही निर्धारित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, प्रत्येक अनुसंधान के लिए परिकल्पना का महत्व विशेष रूप से माना जाता है। क्रियात्मक परिकल्पना के निर्माण से अनुसंधानकर्ता को यह बोध होता है कि उसे किस ओर चलना है। वह अपनी विचार प्रक्रिया को क्रियात्मक परिकल्पना में केंद्रित कर देता है, जिससे उसके अनुसंधान विषयक विचारों में तर्क संगतता का समावेश होता है। दूसरा हम बात करते हैं, क्रियात्मक परिकल्पना को क्रियात्मक अनुसंधान की धुरी के रूप में समझना चाहिए। इसका निर्धारण हो जाने पर अनुसंधान का गंतव्य निश्चित हो जाता है। इससे अनुसंधान कार्य में पर्याप्त स्पष्टता एवं शुद्धता आती है। अनुसंधानकर्ता को एक अदम्य विश्वास का अनुभव होता है। क्रियात्मक परिकल्पना की रचना न होने तक अनुसंधानकर्ता अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों में उलझा रहता है। उसकी सोच केंद्रित नहीं हो सकती, यानी कि सोच को विकसित करने के लिए एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा के साथ क्रियात्मक परिकल्पना हम सोचते हैं तो उसका हूबहू क्रियान्वयन भी वैसा ही होता है। यानी कि जैसे कि आप किसी कार्य को, जैसे कि क्रिकेट है या फुटबॉल है या रिटर्न स्किल है या परीक्षा की तैयारी है, तो किसी भी चीज को अगर हम एक कल्पना के रूप में लेते हैं, जैसे कि हमारा एग्जाम के, हम विद्यार्थी, अमूमन विद्यार्थी के रूप में बात करूं तो जो सिलेबस निर्धारित किया है, तो हमें सिलेबस को, उस अध्यापन, जो पाठ्य सामग्री, उस पाठ्य सामग्री को बार बार अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें निष्कर्ष रूप में ये निकल जाता है कि कौन सा हमारा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा, कौन सा लघुत्तरात्मक होगा और कौन सा निबंधात्मक होगा, और कौन सा प्रश्न हमें अटेम्प्ट करना है जिसको हम अधिक से अधिक बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। इस आधार पर क्रियात्मक परिकल्पना भी ऐसी होती है। क्रियात्मक शोध जो होता है तो वो क्रियात्मक परिकल्पना के अनुरूप ही उसका क्रियात्मक शोध अनुसंधान जो होता है वो निर्धारित होता है। अब क्रियात्मक परिकल्पना को क्रियात्मक अनुसंधान की दूरी के रूप में समझना चाहिए। इसका निर्धारण हो जाने पर अनुसंधान का गंतव्य निश्चित हो जाता है, जिससे अनुसंधान कार्य में पर्याप्त स्पष्टता एवं शुद्धता आती है। अनुसंधानकर्ता को एक अदम्य विश्वास का अनुभव होता है। क्रियात्मक परिकल्पना की रचना न होने पर अनुसंधानकर्ता अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों में उलझा रहता है, उसकी सोच केंद्रित नहीं हो पाती। अब क्रियात्मक परिकल्पना का महत्व सबसे अधिक इसलिए है कि उसके द्वारा अनुसंधान की विधि एवं उसके परिणामों को स्पष्ट निर्देश मिलता है। अनुसंधानकर्ता को यह ज्ञात हो जाता है कि उसे करना क्या है तथा कैसे करना है। आगे हम बात करते हैं सैंपलिंग की, यानी कि न्यायादर्श। तो सैंपलिंग किसे कहते हैं? सबसे पहले तो यह बात करते हैं कि जब किसी जनसंख्या में इकाई, वस्तुओं अथवा मनुष्यों के समूह को विशेष मान ज्ञात करने के लिए उसके कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है तो उस चयन प्रक्रिया को न्यायादर्श सैंपलिंग कहा जाता है। आई रिपीट, जब किसी जनसंख्या में से इकाई, वस्तुओं अथवा मनुष्यों के समूह को विशेष मान ज्ञात करने के लिए उसके कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है तो इस चयन प्रक्रिया को न्यायादर्श कहा जाता है तथा चुनी हुई इकाई को न्यायादर्श कहा जाता है। अब परिभाषा की बात करें हम तो किसी सांख्यिकीय न्यायाधीश का उस संपूर्ण समूह अथवा योग का एक लघु चित्र है जिससे न्यायाधीश लिया गया है। यानी कि एक सांख्यिकीय न्यायाधीश उस संपूर्ण समूह अथवा योग का एक लघु चित्र है जिससे न्यायाधीश लिया गया है। पीवी रांग महोदय ने बताया है ये, यानी कि एक सांख्यिकीय
न्यायाधीश उस समूह अथवा योग का एक लघु चित्र है जिससे न्यायाधीश लिया गया है, पीवी रांग महोदय ने बताया है। प्रत्येक विज्ञान की शाखा में हमारे साधन सीमित हैं, इसलिए संपूर्ण तथ्य में एक अंश से अधिक या अध्ययन नहीं कर पाते हैं, उसके विषय में ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है, डब्ल्यू.जी. कॉकरन ने बताया। यानी प्रत्येक विज्ञान की शाखा में हमारे साधन सीमित हैं, इसलिए संपूर्ण तथ्य में एक अंश से अधिक या अध्ययन नहीं कर पाते तथा उसके विषय में ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। न्यायाधीश समुच्चय इकाई अथवा समूह में से चुनी गई कुछ ऐसी इकाइयां का समूह है जो कि संपूर्ण इकाइयों अथवा समूह का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि न्यायाधीश समुच्चय इकाई अथवा समूह में से चुनी गई कुछ ऐसी इकाइयों का समूह है जो संपूर्ण इकाइयों अथवा समूह का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 1 चर, नंबर 2 इकाई, नंबर 3 न्यायाधीश, नंबर 4 जनसंख्या। अब न्यायाधीश के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ सैंपलिंग। क्या है न्यायाधीश के उद्देश्य, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो न्यायाधीश के उद्देश्य 1 2 3 4 करके हम बात करेंगे। तो समस्त समष्टि के स्थान पर कुछ गिनी हुई इकाइयों का अध्ययन करना, अल्प समय में परिणाम जानने की क्षमता प्रदान करना, नंबर 3 कम खर्च पर आवश्यक सूचना करना, और नंबर 4 प्रति चयन प्रसारण को कम करना, यानी कि समस्त समष्टि के स्थान पर कुछ गिनी हुई इकाइयों का अध्ययन करना। नंबर 2 अल्प समय में परिणाम जानने की क्षमता प्रदान करना, नंबर 3 कम खर्च पर आवश्यक सूचना करना, नंबर 4 प्रति चयन प्रसारण को कम करना। अब निष्कर्षों में परिशुद्धता तथा यथार्थता के स्तरों को प्रतिस्थापित करना। अगला है न्यायाधीश की आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड ऑफ सैंपलिंग। न्यायाधीश की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो न्यायाधीश की चयन निम्न कारणों से लिया जा सकता है। पहला है न्यायाधीश की सहायता से संपूर्ण समष्टि से अध्ययन करने में समय की बचत होती है। नंबर 2 संपूर्ण समष्टि पर शोध कार्य से अधिक धन व्यय होगा, इसके लिए न्यायाधीश द्वारा धन की बचत की जाती है। नंबर 3 न्यायाधीश के किसी भी परीक्षण को प्रशासित करना सरल होता है, संपूर्ण जनसंख्या पर परीक्षण प्रशासित करना अधिक कठिन होता है, अतः प्रशासकीय सुविधा प्रशासित करना अधिक गहन होता है, अतः प्रशासकीय सुविधा हेतु न्यायाधीश का चयन किया जाता है। यानी कि न्यायाधीश के द्वारा किसी परीक्षण को प्रशासित करना सरल होता है और संपूर्ण न्यायाधीश का परीक्षण प्रशासित करना अधिक कठिन होता है, अतः प्रशासकीय सुविधा प्रशासित करना अधिक गहन होता है, अतः प्रशासकीय सुविधा हेतु न्यायाधीश का चयन किया जाता है। नंबर 4 न्यायाधीश द्वारा प्राप्त आंकड़ों से समष्टि से संबंधित समस्या के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि न्यायाधीश द्वारा प्राप्त आंकड़ों से समष्टि से संबंधित समस्या के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 5 संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन करना असंभव है, इसलिए न्यायाधीश का चयन आवश्यक है। यानी कि संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन करना असंभव है, इसलिए न्यायाधीश का चयन आवश्यक है। इसके बाद हम बात करते हैं अच्छे न्यायाधीश की विशेषता। यानी कि एक अच्छे न्यायाधीश की निम्न विशेषताएं होती हैं जो इस तरीके से है। नंबर 1 न्यायाधीश प्रतिनिधित्वपूर्ण होना चाहिए। यानी कि न्यायाधीश प्रतिनिधित्वपूर्ण होना चाहिए। न्यायाधीश पर्याप्त आकार का होना चाहिए, यह न अधिक छोटा और न अधिक बड़ा हो। नंबर 3 पक्षपात तथा मिथ्या सुझाव से मुक्त हो। यानी कि पक्षपात और मिथ्या सुझाव से मुक्त हो। नंबर 4 न्यायाधीश अध्ययन विषयों के अनुकूल हो। नंबर 5 सामान्य ज्ञान एवं तर्क पर आधारित तथा व्यावहारिक अनुभवों से पूर्ण न्यायाधीश होना चाहिए। अब न्यायाधीश विधि, सैंपलिंग मेथड। तो परिकल्पना के समान ही न्यायाधीश का शैक्षिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण स्थान है। न्यायाधीश के अभाव में कोई भी अनुसंधान कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। मानव के जीवन के प्रत्येक पक्ष में प्राय न्यायाधीश अथवा सैंपल की आवश्यकता होती है, जिसे मानव उबलते हुए चावल के एक दाने से उसके पकने का अनुमान लगा लेते हैं, वही चिकित्सक मनुष्य के रक्त की कुछ बूंदों से ही उसके संपूर्ण रक्त की स्थिति का ज्ञात कर लेता है। इसके अतिरिक्त कुछ ग्राम मिट्टी के माध्यम से कृषि वैज्ञानिक मिट्टी की उर्वरता की पहचान कर लेते हैं, अर्थात जीवन के प्रत्येक पक्ष में न्यायाधीश की सैंपल पद्धति उपयोग में लाई जाती है। न्यायाधीश की उसी उपयोगिता ने शैक्षिक अनुसंधान में उसका महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। अब हम बात करते हैं न्यायाधीश चयन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो न्यायाधीश की कौन कौन सी विधियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक तो है संभाव्य न्यायाधीश और दूसरी है असंभाव्य न्यायाधीश। तो संभाव्य न्यायाधीश के प्रतिनिधित्व में पर्याप्तता के गुण होने के लिए न्यायाधीश चयन की प्रक्रिया के विशिष्ट विधियों द्वारा चयन करना चाहिए।
न्यायाधीश चयन की मुख्य दो विधियां हैं। पहली है संभाव्य न्यायाधीश विधि और दूसरी है असंभाव्य न्यायाधीश विधि। तो संभाव्य न्यायाधीश विधि है जब जनसंख्या की किसी इकाई को न्यायाधीश में शामिल करने के लिए उसका चयन संयोग पर निर्भर करे तो उस चयन विधि को संभाव्य न्यायाधीश कहते हैं। संभाव्य न्यायाधीश के प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। पहला यादृच्छिक न्यायाधीश, दूसरा यादृच्छिक संख्या सारणी का प्रयोग, तीसरा स्थिरीकरण यादृच्छिक न्यायाधीश, चौथा गुच्छ न्यायाधीश, पांचवा द्वीप न्यायाधीश और छठा क्रमबद्ध न्यायाधीश। तो ये संभाव्य न्यायाधीश के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो ये संभाव्य न्यायाधीश की कुछ विशेषताएं हैं, इसके अनुरूप हमें कार्य करना होता है। नंबर 2 है असंभाव्य न्यायाधीश। असंभाव्य न्यायाधीश जब न्यायाधीश के चयन में संभावना का कोई स्थान नहीं रहता तो उसे असंभाव्य न्यायाधीश कहते हैं। यानी कि न्यायाधीश के चयन में संभावना कोई नहीं रहती तो उसे हम असंभाव्य न्यायाधीश कहेंगे। ऐसे जनसंख्या और न्यायाधीश एक ही होते हैं। स्थानीय कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें सामान्यकरण नहीं किया जाता। इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला आकस्मिक न्यायाधीश, दूसरा उद्देशीय न्यायाधीश, तीसरा संपूर्ण न्यायाधीश, चौथा निर्णीत न्यायाधीश। आकस्मिक न्यायाधीश की बात करें, उद्देश्य न्यायाधीश की बात करें, संपूर्ण न्यायाधीश और निर्णय न्यायाधीश, ये जो है चारों वो संभाव्य न्यायाधीश है। तो असंभाव्य न्यायाधीश की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के क्या क्या प्रकार हैं। उसमें व्यक्तिगत शिक्षक अनुसंधान, सहयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान और विद्यालय आधारित क्रियात्मक अनुसंधान और चौथा है क्रियात्मक जिला क्रियात्मक अनुसंधान। तो पहले हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न प्रकार। इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों पर निर्भर करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में एक शिक्षक सम्मिलित हो सकता है जो कि कक्षा में अनुसंधान करवाता है। अब एक सामान्य समस्या पर शिक्षकों का समूह भी कार्य करता है अथवा शिक्षकों का एक समूह व अन्य मिलकर विद्यालय की समस्या अथवा जिले को किसी समस्या पर अनुसंधान करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिगत शिक्षक अनुसंधान। तो व्यक्तिगत शिक्षक अनुसंधान में क्रियात्मक अनुसंधान सामान्यतः कक्षा में किसी एक समस्या पर केंद्रित होता है। इसमें शिक्षक कक्ष प्रबंधन, अनुदेशात्मक व्यू रचना, शिक्षण अधिगम सामग्रियों के प्रयोग व छात्र अधिगम संबंधी समस्या को परिभाषित कर सकता है और समस्या का समाधान खोजता है। शिक्षकों को उनके पर्यवेक्षकों अथवा प्रधानाचार्यों अथवा अभिभावकों द्वारा सहयोग मिलता है। दूसरा हम बात करते हैं कक्षा में अनुसंधान की जाने वाली समस्या शिक्षकों द्वारा खोजी जा सकती है अथवा किसी व्यक्तिगत समस्या पर आधारित हो सकती है। इस अनुसंधान में शिक्षक स्वयं प्रेक्षणों का संग्रहण कर सकता है अथवा छात्रों को भी सहयोगी बना सकता है। अब व्यक्तिगत अनुसंधान की एक कमी यह भी है कि यह तब तक किसी अन्य को नहीं बताया जा सकता जब तक शिक्षक स्वयं इसे विद्यालय मीटिंग में या सेमिनार में प्रदर्शित न करे अथवा किसी शोध पत्रिकाओं में लिखित में प्रकाशित न करवाए। यह संभव है कि बहुत से अन्य शिक्षक एक ही समस्या पर शोध कर रहे हो क्योंकि उन्हें अन्य शिक्षकों के अनुसंधानों की जानकारी नहीं होती। व्यक्तिगत शिक्षक अनुसंधान के कुछ उदाहरण हैं जैसे छात्रों की वर्तनी संबंधी समस्या, उच्चारण दोष सुधार संबंधी समस्या, विषयगत समस्या संबंधी आदि होती है। अब हम बात करते हैं कुछ व्यक्तिगत शिक्षक अनुसंधान के गुणों की। तो गुणों में नंबर 1 है इस अनुसंधान से विद्यालय की कक्षागत जो समस्या होती है उसका समाधान सरलता से किया जा सकता है। दूसरा, इस अनुसंधान में शोधकर्ता पूर्ण समर्पण और तत्परता से कार्य करता है तो समस्या समाधान की संभावना बनी रहती है। तीसरा, इस अनुसंधान में कक्षागत समस्याओं की प्राय चयन किया जाता है अतः तथ्य एवं डाटा संकलन में परिश्रम कम करना होता है। चौथा, इस अनुसंधान में शिक्षक के द्वारा स्वयं क्रिया की जाती है अतः परिणाम में विश्वसनीयता रहती है। चौथा, इस अनुसंधान में शिक्षक के द्वारा स्वयं क्रिया की जाती है अतः परिणाम में विश्वसनीयता बनी रहती है। अब दोष की बात करते हैं डीमेरिट्स की। तो डीमेरिट्स में बात करें तो यह एक आत्मनिष्ठ अनुसंधान है। नंबर 2, आत्मनिष्ठ अनुसंधान के कारण इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का वैचारिक दृष्टिकोण का प्रभाव होता है।
दूसरा हम बात करते हैं सहयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान। तो सहयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान से कम दो अथवा दो से अधिक अथवा कुछ शिक्षकों का समूह कक्षा समस्या अथवा विभागीय समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस अनुसंधान में किसी एक कक्ष की समस्या अथवा एक सामान्य समस्या जो सभी कक्षों में हो उसे सम्मिलित किया जा सकता है। इस सहभागी अनुसंधान में शिक्षकों को विद्यालय के बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा, जैसे विधि महाविद्यालय का प्राध्यापक अथवा समुदाय द्वारा सहयोग दिया जाना चाहिए। इसमें बात करते हैं गुण। इस अनुसंधान में शोधकर्ता अधिक होते हैं तो शोध कार्य में सहयोग प्राप्त हो जाता है। इस अनुसंधान में सहयोगात्मक दृष्टिकोण से कार्य कर समस्या के समाधान का प्रयास होता है। इस अनुसंधान में प्रत्येक शोधकर्ता अपने उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं तो समस्या के समाधान की संभावना बनी रहती है। यानी कि सहयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान की जो गुण है उस गुणों की बात करें तो इस अनुसंधान में शोधकर्ता अधिक होते हैं, इसकी संख्या जो होती है वो ज्यादा होती है, तो शोध कार्य में सहयोग प्राप्त हो जाता है। जब संख्या ज्यादा होती है तो सहयोग निश्चित रूप से प्राप्त होता है। दूसरा, इस अनुसंधान में सहयोगात्मक दृष्टिकोण से कार्य कर समस्या के समाधान का प्रयास होता है। यानी कि किसी कार्य को सहयोग की भावना से किया जाता है तो वो कार्य निश्चित रूप से बहुत तरीके से और बहुत जल्दी हो जाने की संभावना बनी रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं, इस अनुसंधान में प्रत्येक शोधकर्ता अपने उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं तो समस्या के समाधान की संभावना बनी रहती है। यानी कि उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी जब मिलती है तो उसको ध्यान में रखकर कार्य करते हैं तो समस्या के समाधान की संभावना निश्चित रूप से बनी रहती है। इस जो सहयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान है उसके कुछ दोष है, डिमेरिट्स है, वो है समय व श्रम अधिक लगता है। दूसरा, आंकड़ों के संकलन में विश्वसनीयता व वैधता प्रभावित होने के कारण परिणाम प्रभावित होने का डर रहता है। तीसरा, इस अनुसंधान में दो या दो से अधिक अनुसंधानकर्ता होने के कारण से वैचारिक मतभेद पाए जाते हैं। तीसरा हम बात करते हैं विद्यालय आधारित क्रियात्मक अनुसंधान। तो विद्यालय आधारित भी क्रियात्मक अनुसंधान होते हैं, इस पे हम चर्चा करें तो विद्यालय आधारित अनुसंधान किसी एक समस्या पर आधारित होता है। वह समस्त विद्यालयों में एक समान हो सकती है, जिससे विद्यालय गतिविधियों में माता पिता का रुचि नहीं लेना। इस अनुसंधान द्वारा किसी ऐसे मार्ग का निर्धारण किया जाता है जो कि विद्यालय गतिविधियों में माता पिता के सहयोग को सुनिश्चित करे। विद्यालय के अनुसंधान में सम्मिलित शिक्षण गण प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, प्रेक्षणों का संग्रहण करते हैं व सम्मिलित होकर समस्या का विश्लेषण कर समस्या का समाधान का प्रयास करते हैं व निर्णय लेते हैं। जैसे विद्यालयों में छात्रों के राज्य स्तरीय प्रदर्शन अथवा जिला स्तर प्रदर्शन में कमी आने पर प्रेक्षणों का संग्रहण किया जाता है, प्रदर्शन में सुधार संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। इस अनुसंधान में समूह कार्य व प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत सहयोग दोनों का महत्व है, क्योंकि टीम एक प्रक्रिया का निर्धारण करने व एक दूसरे के लिए प्रतिबद्धता बनाने का प्रयास करती है। जब इन बाधाओं को दूर कर लिया जाता है तब प्राप्त होने वाले परिणामों के स्वामित्व एवं उपलब्धि की भावना होगी जो कि विद्यालय स्तर के प्रयासों से प्राप्त हुई है। गुणों की बात करें तो इस अनुसंधान में विद्यालय के समस्त शिक्षकों का सहयोग प्राप्त होता है, अतः शोध कार्य में कठिनाई नहीं होती। इस अनुसंधान में दूसरा गुण बात करें तो इस अनुसंधान में विद्यालय से संबंधित समस्या का चयन होता है, अतः मिलकर कार्य करना होता है और डाटा संकलन व विश्लेषण का सहयोग मिल जाता है। तीसरा, इस अनुसंधान में समस्या के समाधान की संभावना बनी रहती है। तो ये कुछ गुण है इसके सहयोगात्मक विद्यालय आधारित क्रियात्मक अनुसंधान की। तीसरा है, इस अनुसंधान में समस्या के समाधान की संभावना बनी रहती है। अब दोष की बात करें हम तो विद्यालय के नेतृत्वकर्ता का प्रभाव इस प्रकार के अनुसंधान में प्राय देखा जाता है। इस विद्यालय के अनुसंधान में विद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्यों का सहयोग कभी कभार प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार के अनुसंधान में स्टाफ सदस्य अतिरिक्त कार्यभार समझकर रुचि प्रदर्शित नहीं करते। ऐसे अनुसंधान में सही परिणामों की प्राप्ति की संभावना न्यून रहती है। यानी कि दोष की बात करें तो पहला दोष क्या है कि विद्यालय के नेतृत्व का प्रभाव इस प्रकार के अनुसंधान में प्राय देखा जाता है। दूसरा, इस प्रकार के अनुसंधान में विद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्यों का सहयोग कभी कभार प्राप्त होता है और कभी कभार प्राप्त नहीं होता।
तीसरा, इस प्रकार के अनुसंधान में स्टाफ सदस्य अतिरिक्त कार्यभार समझकर रुचि प्रदर्शित नहीं करते। और चौथा है, ऐसे अनुसंधान में सभी परिणामों की प्राप्ति की संभावना न्यून रहती है। 4 और ले लें। चौथा है जिला क्रियात्मक अनुसंधान। तो जिला क्रियात्मक अनुसंधान की बात करें तो यह अनुसंधान जिले स्तर पर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और जिला क्रियात्मक अनुसंधान अधिक जटिल है, क्योंकि ये इसमें हाई लेवल की बात करते हैं हम, तो उसमें जटिलता तो निश्चित रूप से आएगी। वह इसमें अधिक संसाधनों का प्रयोग, उसमें अधिक अनुसंधानों का प्रयोग करना होता है, उसके उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। ये शैक्षिक मुद्दे, संगठनात्मक, समुदाय आधारित, प्रदर्शन आधारित पर वह निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित हो सकते हैं। जिला कई स्कूलों या संगठनात्मक प्रबंध में किसी एक समस्या को संबोधित करने का विकल्प चुन सकता है। प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतिबंध रखना व अनुसंधान की प्रक्रिया को निरंतर चलमान रखना इसका नकारात्मक पक्ष है। सभी प्रतिभागियों से प्रेक्षण संग्रहित करने की और उस सीमा तक मिलन की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। जांच पड़ताल के समय वास्तविक विद्यालय सुधार व परिवर्तन एक आम समझ पर आधारित होते हैं। कई घटक समूहों की भागीदारी प्रक्रिया को ऊर्जा प्रदान करती है तथा वास्तविक हित धारणा का वातावरण बना सकती है। उदाहरण के लिए विद्यालयों में नामांकन वृद्धि संबंधी समाधान, उपलब्ध संसाधनों की समस्या, ठहराव संबंधी समस्या आदि होती है। अब जिला क्रियात्मक अनुसंधान के हम गुणों की बात करें तो इसके जो गुण हैं, यह जिला स्तर के शैक्षिक समस्या समाधान के लिए उपयोगी होती है। यानी कि जिले लेवल पर जितनी भी समस्या होती हैं उस समस्याओं का समाधान जिला क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। दूसरा, इस अनुसंधान को जिले स्तर पर शैक्षिक अधिकारियों के द्वारा संपन्न किया जाता है। तीसरा, इस अनुसंधान का क्षेत्र व्यापक होता है, अर्थात डाटा संकलन में कठिनाई होती है। चौथा, इस अनुसंधान में सहयोगात्मक दृष्टिकोण के आधार पर कार्य होता है, अतः परिणाम की संभावना बनी रहती है। चौथा हम बात करें दोष की, तो दोष जो है, डिमेरिट्स है। इस प्रकार के अनुसंधान में समस्या का निर्धारण उच्च अधिकारी द्वारा निर्धारित होता है। आंकड़ों के संकलन में प्राय दूसरों पर आत्मनिर्भर रहना पड़ता है, जिसके कारण यह अनुसंधान में समय व श्रम अधिक खर्च होता है। इस अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। इस प्रकार के अनुसंधानों के परिणामों में धरातलीय स्तर पर विपरीत परिणाम देखे जाते हैं। तो यानी कि जो दोष की बात करें तो इस प्रकार के अनुसंधान में समस्या का निर्धारण उच्च अधिकारी द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि हाई लेवल के अधिकारी ऑफिसर होंगे तो वो निश्चित रूप से उसका समाधान कर लेते हैं। दूसरा, आंकड़ों के संकलन में प्राय दूसरों पर आत्मनिर्भर रहना पड़ता है, सेल्फ डिपेंड नहीं रहता है, जिस वजह से इसके कारण अनुसंधान में समय व श्रम अधिक खर्च होता है। तीसरा, इस अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। और चौथा, इस समय के अनुसंधानों के परिणामों को धरातलीय स्तर पर विपरीत परिणाम देखे जाते हैं, जिस वजह से ये जो है उसके दोष है। तो आगे हम और बात करेंगे अगली क्लास में कुछ नई बात लेकर। प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि क्या है, आगे और भी सारी विधियां हैं। तो इस वीडियो को समझने के लिए आप लगातार LBS गनौरा का यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, लगातार इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और हमारे LBS गनौरा का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए मैं हृदय की गहराई से प्रकाश रावल आपका हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।